Hey guys, how are you people? I hope you people are doing good. एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था। आज है सोल्यूशन टाइम। इंग्लिश का जो आपने टेस्ट दिया था या इंग्लिश का जो पोर्शन आपने टेस्ट में सॉल्व किया था उसी का सोल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। ठीक है, आई होप कि जितने भी आपको डाउट्स आए होंगे उस क्वेश्चंस को डील करने के लिए आज मैं सारे ही डाउट्स आपके क्लियर करने में सक्षम रहूं। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई और भी डाउट होगा इस सेशन के अलावा भी तो आप लाइव क्लासेस में भी मेरे से पूछ सकते हैं और अपने डाउट को 1-to-1 भी क्लियर कर सकते हैं। बट मैं अपनी 100% कोशिश ये करूंगी कि आपके सारे डाउट इसी सोल्यूशन सेशन में ही आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन आपके टेस्ट सीरीज का एंड इंग्लिश के पार्ट। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था वो था पैसेज से। ठीक है, सो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और आज हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपके आने वाले जो 5 क्वेश्चंस है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है वो पैसेज पर बेस्ड रहेंगे और पैसेज आपने ऑलरेडी टेस्ट में पढ़ चुके होंगे आप, राइट। सो आज हम करेंगे ये कि हम रिवर्स प्रोसीजर्स को निभाएंगे। ठीक है, रिवर्स प्रोसीजर क्या है कि हम हमेशा पैसेज को पढ़ते हैं देन हम स्विच करते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस पे पहले स्विच करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे and then we will try to find out their solution in the passage। ठीक है, फिर हम ट्राई करेंगे कि उन क्वेश्चंस का जो भी आंसर है उसको हम पैसेज में फाइंड आउट करें या ढूंढे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो क्या है। टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज टू have a lot of strength, depend on external forces, suffer a lot or merge its identity। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो पैसेज से रिलेटेड था वो ये था कि अगर एक छोटी सी ड्रॉप को यानी अगर एक बूंद को एक रिवर का पार्ट बनना है यानी नदी का पार्ट बनना है तो उसको क्या करना होगा। हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ यानी उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड करेगा यानी बाहरी बल पर डिपेंड करेगा कि वो जो छोटी सी बूंद है वो कैसे रिवर का पार्ट बनेगी यानी नदी का भाग बनेगी। थर्ड ऑप्शन है सफर अ लॉट, उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। या फोर्थ मर्ज इट्स आइडेंटिटी यानी कि अपनी जो पहचान है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मर्ज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर एक बूंद को नदी का पार्ट बनना है, नदी में जाकर मिलना है तो उसको अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको एक पैसेज से बाहर भी अगर आप ये क्वेश्चन सोचेंगे तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा, बट क्योंकि ये पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर पैसेज से ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड आपका जो पैराग्राफ है इसमें आप लाइंस देख सकते हैं। यहाँ पे लाइंस आपको दिया गया है that same spring I later discovered joined other springs to form a swift tumbling stream which went cascading down the hill into other streams until in the plains it became part of a river, and that river followed into another mightier river that kilometers later emptied into the oceans। So be like water taught Lao Tzu, philosopher and founder of Taoism। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी ड्रॉप जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सेम स्प्रिंग आई लेटर डिस्कवर्ड, आई स्टेड देयर फॉर आवर्स, मैं वहां पे बहुत आवर्स तक के रुका, मैं बहुत घंटों रुका। वॉचिंग द वाटर डिसेंड ड्रॉप बाय ड्रॉप into a tiny casement in the rocks, each drop reflected creation, that same spring I later discovered joined other springs। तो आप देख रहे हैं जो छोटी छोटी बूंदे हैं पानी की वो गिरती हैं, कहाँ पे गिरती हैं, वाटर डिसेंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू अ टाइनी केसमेंट इन द रॉक्स, छोटी छोटी केसमेंट्स में गिरती है रॉक्स के अंदर। ठीक है, रॉक्स के केसमेंट में गिरती है और ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशंस, हर एक ड्रॉप रिफ्लेक्ट करती है क्रिएशन को, रचनात्मकता को। ठीक है, फिर कहा गया है वो सारी जो ड्रॉप्स है वो जाती है स्प्रिंग्स में, वो स्प्रिंग्स जो है वो छोटी छोटी जो स्प्रिंग्स है वो दूसरे अदर स्प्रिंग्स को ज्वाइन करती है,
वो स्प्रिंग्स जाती है, नदियों में मिलती है, और फिर वो नदियां जाके ओशन यानी महासागरों में मिलती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो होगा मर्ज इट्स आइडेंटिटी, यानी एक ड्रॉप को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को मर्ज करना पड़ेगा रिवर में, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को भाग बनाना पड़ेगा रिवर का, उसमें अपनी आइडेंटिटी को मिलाना होगा, अपनी पहचान को मिलाना होगा, तभी जाके वो एक छोटी सी बूंद भाग बनेगा किसका, रिवर का, यानी नदी का। नदी की भाग कब बनेगी वो बूंद, जब वो अपनी पहचान को उस नदी में मिला देगी, मर्ज कर। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वाज which of the following words is most similar in meaning to the word pounding as used in para 2 of the passage? अच्छा, para 2 पे पहले चलते हैं हम। para 2 है आपका water brings joy to earth, grass, leaf, bud, blossom, insects, bird, animals and the pounding heart of man। पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन का क्या मतलब है, जो धड़कता हुआ दिल है, मानव हृदय, जो धड़कता हुआ मानव हृदय है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। पाउंडिंग हार्ट का मतलब है जो धड़कता हुआ हृदय है, उसकी बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं पाउंडिंग वर्ड को कौन सा वर्ड रिसेंबल करता है, या किस मीनिंग से ये रिसेंबल करता है, या कौन सी मीनिंग इससे मिलती जुलती है। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने है एक शब्द दिया हुआ है शेकिंग। शेकिंग मतलब होता है हिलना, ठीक है, तो हिलना तो नहीं होगा। बेनम्बिंग, बेनम्बिंग का मतलब होता है बिना किसी बेस के, बिना किसी बिना किसी रीजन के, बेबुनियाद आप कह सकते हो इसको, बेनम्बिंग। पैल्पिलेटिंग मतलब होता है धड़कना, और सिंकिंग मतलब होता है बैठा हुआ। हम हार्ट के लिए पैल्पिलेटिंग भी यूज करते हैं और सिंकिंग भी यूज करते हैं। जब हम कहते हैं ना अरे मेरा हृदय बैठ गया है, सिंकिंग हार्ट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दुखी हूं मैं, राइट, मेरा तो हृदय ही बैठ चुका है ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। सिंकिंग हार्ट का मतलब है दुखी होना। पैल्पिलेटिंग मतलब है धड़कना, धड़कन, है ना। सो पैल्पिलेटिंग हार्ट बोला जाता है और आपका पाउंडिंग हार्ट बोला जाता है। दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। सो यहाँ पे पूछा गया है जो सबसे ज्यादा सिमिलर हो मीनिंग में पाउंडिंग के, वो कौन सा वर्ड है, तो वो वर्ड है आपका पैल्पिलेटिंग। ठीक है, क्योंकि पैल्पिलेटिंग हार्ट यूज किया जाता है और पाउंडिंग हार्ट यूज किया जाता है, दोनों ही हार्ट के लिए यूज किए जाते हैं, एक ही मीनिंग है दोनों का। ठीक है, सो आंसर हो गया आपका सी। थर्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर बाय। बच्चों ने जो पहली समर की पहली बारिश, जो ग्रीष्म ऋतु की जो पहली बारिश थी उसके प्रति कैसे रिएक्ट किया, ठीक है, उनका क्या रिएक्शन था। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, वो जोर जोर से चिल्लाए, हर्षोल्लास से चिल्लाए। ठीक है, सेकंड है फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, या तो उन्होंने बारिश के पानी में वाटर बोट्स को फ्लोट किया, यानी जो नाव पेपर की बनाकर नाव हम तैराते हैं ना, उसको तैराया बच्चों ने। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, यानी बहुत बारिश में भागा दौड़ी की और खेले कूदे रेन में। ठीक है, या फोर्थ है सिंगिंग सॉन्ग्स, यानी गाना गाए रेन में। चलिए हम पैसेज पे चलते हैं और इसका आंसर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अगर हम ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट्स अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए when the monsoon brings to northern India the first rains of summer, the parched earth opens its pores and quenches its thirst with a hiss of ecstasy. After baking in the rain for the last few months, the land looks cracked. यहाँ पे तो कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया है बच्चों के बारे में। ओके, हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ देखिए। Water brings joy to earth, grass, leaf, bud, blossom, insect, animal, and the pounding heart of man. Small children run out of their home. Small children, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकले, भागते हुए, घरों से बाहर भागते हुए, घरों से बाहर निकलते हुए, run out of their home to romp naked in the rain. Romp का मतलब होता है खेलना। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर नंगे फूके बाहर निकलते हुए बारिश में खेलने के लिए, रोम्प इन द रेन, है ना। रोम्प इन द रेन का क्या मतलब है,
बारिश में खेलने के लिए। रॉम्प मीन्स होता है खेलना, प्लेइंग, राइट। सो आपका ऑप्शन, आपको एक रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन का ऑप्शन दिया हुआ था ना, वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग मतलब होता है प्लेइंग। तो अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए बाहर निकले, और नेकेड मीन्स होता है नग्न अवस्था में। ठीक है, नेकेड मतलब नग्न अवस्था में निकले, किस लिए? खेलने के लिए बारिश। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द टाइनी स्प्रिंग्स इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय। जो छोटी छोटी स्प्रिंग्स थी, ठीक है, जो रॉक से निकलने वाली छोटी छोटी सी स्प्रिंग थी, वो किसके द्वारा छुपाई गई थी, है ना? इज हिडन बाय, किसके द्वारा छुपाई गई थी? थिक मॉस के द्वारा, मेड इन हेयर फर्न के द्वारा, देन बुशेस एंड क्रीपर्स के द्वारा, या टॉल ग्रासेस के द्वारा, यानी लंबी लंबी घासों के द्वारा। चलिए, तो अगेन हमें जाना पड़ेगा पैसेज पर और ढूंढना पड़ेगा हमारा आंसर। चलिए फाइंड आउट करें। Trekking in the Himalaya foothills, I recently walked 4 kilometers without encountering habitation. I was just scolding myself for not having brought along a water bottle. When, हाँ जी, यहाँ से देखिए, when I came across a patch of green on a rock face, I parted a curtain of tender maiden hair fern and discovered a tiny spring issuing from the rock nectar for the thirsty traveler. So basically आपको यहां से आंसर अपना मिल गया है। आंसर आपको क्या मिला है? आपको आंसर यहाँ पे मिला है कि जो भी वो बच्चा था, ठीक है, जो भी ऑथर है जिसने ये पैराग्राफ लिखा है या जिसने ये पैसेज लिखा है, वो ये कह रहा है कि when I came across a patch of green on a rock face, जब मुझे एक रॉक के फेस पर, यानी रॉक के ऊपर मुझे एक छोटा सा पैच दिखा, I parted a curtain of tender maiden hair fern. मैंने क्या किया? मैंने जो बहुत टेंडर, बहुत नाजुक जो मेडन हेयर फर्न था, उसके कर्टन को, उसके पर्दे को हटाया। तब मुझे क्या दिखा? तब मुझे दिखा छोटी सी स्प्रिंग्स, टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर। ठीक है, फिर मुझे क्या दिखा? मुझे छोटी सी स्प्रिंग मिल गई, है ना? तो मैंने क्या किया? मेडन हेयर फर्न को जब मैंने अलग किया, उसके पर्दे को हटाया मैंने, तब मुझे ये छोटी सी स्प्रिंग मिली। ठीक है, सो चलिए वापस से ऑप्शन पे चलते हैं और आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा आपका मेडन हेयर फर्न। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मेडन हेयर फर्न। ठीक है, सो जो टाइनी स्प्रिंग थी वो किसके द्वारा छुपाई गई थी? इस मेडन हेयर फर्न के द्वारा छुपाई गई थी, जिसको ऑथर ने क्या किया? उसको बहुत, उस टेंडर मेडन फॉर्न को, उस पर्दे को हटाया, और जैसे ही उसने उस पर्दे को हटाया, उसको एक स्प्रिंग दिखाई दिया, उसने एक स्प्रिंग की खोज कर। ठीक है, स्प्रिंग क्या है? वाटर बॉडी है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following words is most opposite in meaning of the word descent? आपको descent की opposite find out करना है, यानी कि इसका आपको एक तरीके से इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब होता है गिरना। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है गिरना या डाउन होना, है ना? किसी भी चीज को जब हम जैसे अगर मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगेगी, आपकी परफॉर्मेंस जब गिरती है तो हम उसको कहेंगे डिसेंट। अगर आपकी परफॉर्मेंस ऊपर उठती है या आप अच्छा करते ही चले जाते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस एसेंड हो रही है। तो डिसेंट का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? एसेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? एसेंट होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन में हमें कहीं एसेंट तो दिख नहीं रहा है। हावर मतलब होता है, जो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जो बहुत तेज तेज से जो शोर मचाता है, उसको हावरिंग कहते हैं। ठीक है, जू मतलब होता है बड़ा करना, है ना? अट्रोफी का मतलब होता है सड़ा हुआ, गला हुआ, सड़ा गला, डिके, है ना? डिके होना, सड़ना। अराइज यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। अराइज का मतलब भी है ऊपर उठना, एसेंट का मतलब भी है ऊपर उठना, राइट? डिसेंट का मतलब है नीचे गिरना, राइट? सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अराइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन, सिक्स क्वेश्चन इज
डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन व्हिच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, सो आपको अब ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। पहला आपके पास ऑप्शन है द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। सेकंड है द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग। द बेल्स ऑफ द चर्च हैज बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग एंड द बेल्स बाय द चर्च हैव बीन रिंगिंग फॉर मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड पर जाइए कि क्या क्या ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले आप एलिमिनेशन कर दीजिए। देखिए, बेल्स ऑफ द चर्च नहीं होगा, क्योंकि ऑफ का ओ डबल एफ ऑफ का मतलब है जब हम कोई चीज को किसी चीज से अलग करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी चीज को अलग करते हैं, है ना, कोई दूरी होने का संकेत देते हैं, जैसे कि आपने अपादान में पढ़ा होगा अलग होना, है ना, वैसे ही यहाँ पे द बेल्स ऑफ का मतलब है या तो कटना या अलग होना। ठीक है, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, तो स्विच ऑफ द लाइट में मैं ये वाले ऑफ का यूज करूंगी, जबकि ये जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है का या की से हम इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ आएगा, ना कि ओ डबल एफ ऑफ। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाता है एलिमिनेट। लास्ट ऑप्शन देखिए, द बेल्स बाय द चर्च। अब चर्च कैसे बेल बजाएगा, है ना, चर्च कोई पर्सन तो है नहीं कि चर्च कोई आपका इंडिविजुअल तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो बेल्स बाय द चर्च हैव बीन रिंगिंग, चर्च कैसे जाके बेल्स बजाएगा, है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक ऑप्शन है द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, और दूसरा है द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप सेकेंड अपना सेंटेंस देखेंगे तो बेल्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब देखिएगा। आप बेल्स के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, हैव बीन। और थर्ड सेंटेंस में बेल्स के लिए आप हैज बीन कर रहे हैं। आपको पता है कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज को यूज करते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, हैव यूज होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो हैव वाला सेंटेंस है ये आपका सही, बिल्कुल। जस्ट अ मिनट, ये आपका द बेल्स सिंस मॉर्निंग, द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ये मुझे लगता है काफी डार्क कलर हो गया है। Let me use yellow color or something different, green color, let's say. Yes, now it is visible, है ना। The bells of the church have been ringing since morning, यानी जो चर्च की बेल्स हैं, यानी चर्च की जो घंटियां हैं वो मॉर्निंग से, सुबह से ही क्या कर रही हैं, बज रही हैं। ठीक है, सो ये आपके किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, राइट। So the bells of the church have been ringing आएगा, क्योंकि यहाँ पे bells कहा जा रहा है, और bells क्या है, प्लूरल है। अगर बेल होता तो हैज आ सकता था, लेकिन आता आपका बेल। ठीक है, बेल के लिए हैज आता, लेकिन क्योंकि बेल्स है, प्लूरल दिया गया आपको सब्जेक्ट, तो उसके लिए हैव आया। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 7 है आपका, in the given sentence there might be an error, find out which part of the sentence has an error। Basically आपको error find out करना है, और आपके पास sentence क्या था, you cannot master physics without learning the formula that govern it। See, क्योंकि हम सिंगुलर एक फॉर्मूले से तो पूरी फिजिक्स चल नहीं जाएगी, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले चाहिए होंगे, और फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को आपको चेंज करना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा फॉर्म्यूले बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लूरल बनाना पड़ेगा। सो ये आपका थर्ड यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका है एरर का ही क्वेश्चन है आपका। एरर आपको फाइंड आउट करना है, रशिया एंड यूक्रेन शुड कोऑपरेट विद वन अनदर इन दिस मैटर एंड नो एरर। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो वहां पे वन अनदर नहीं आएगा, वहां पे ईच अदर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है इस पे एरर है।
सो ये कौन सा पार्ट है आपका? पार्ट सी। सो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पार्ट सी में गलती है, सो फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज पार्ट सी। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर दिए थे, तो जिन्होंने भी ये देखकर आंसर किया होगा या बिना पढ़े आंसर किया होगा, उनका आंसर बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर दिए थे, ऊपर नीचे कर दिए थे। तो यहाँ पर आना चाहिए था ईच अदर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रशिया और यूक्रेन की बात करें, या फिर दो कंट्रीज पार्टिसिपेट करिए, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए उनको, राइट। तो एक दूसरे के लिए हम ईच अदर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन नंबर 9। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। अगेन एरर का क्वेश्चन है। नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, या नो एरर। देखिए यहाँ पर जो है नीदर वर्ड यूज किया जा रहा है, राइट। नीदर वर्ड यूज किया जा रहा है और कहा जा रहा है नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि दोनों लेटर में से हम किसी के भी नहीं की बात कर रहे हैं, यानी ना तो वो एक लेटर ना तो दूसरा वाला लेटर। तो हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वर की जगह हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नीदर यूज किया जा रहा है और नीदर विल टेक अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने लिए यूज करेगा, क्योंकि दो लेटर्स में से एक की बात हो रही है, ना तो ये ना तो वो, ठीक है। तो इसीलिए हम वॉस को रिप्लेस कर देंगे, वर को रिप्लेस कर देंगे वॉस से, ठीक है। सो वॉस विल बी वर विल बी रिप्लेस बाय वॉस, है ना। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, ठीक है। फाइंड द वर्ड व्हिच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। हमें दैट मींस हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है? वी वर चार्म्ड बाय his boyish manner, okay, जो उसका boyish manner है उससे हम charmed हो गए। charmed का मतलब है जो हमें attract करता हो, हमारे लिए आकर्षित होता हो, हमारे लिए आकर्षित हो, ठीक है। जैसे जिसके प्रति हम मैग्नेटिक फील करें, हम उसकी तरफ खींचे चले जाएं। चार्मिंग बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग चार्मिंग, व्हाट डज इट मीन? कि तुम अट्रैक्टिव दिख रहे हो, राइट, चार्मिंग लग रहे हो। सो यहाँ पे we were charmed by his boyish manner का जो वर्ड सबसे ज्यादा रिसेम्बल करेगा और सबसे ज्यादा सिमिलर है मीनिंग में, वो क्या है? अट्रैक्टेड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। डिस्गस्टेड मतलब है डिसअपॉइंटेड से मतलब होता है डिस्गस्टेड का, डिस्गस्टेड, है ना। या आप बहुत ज्यादा किसी से डिसअपॉइंटेड है तो आप डिस्गस्टेड यूज कर सकते हैं, या घिनौने से भी मतलब मीनिंग निकल के आती है डिस्गस्टेड की। रेपेल का मतलब क्या होता है? दूर, है ना। रेपेल का मतलब ये भी होता है रिमूव करना, किसी चीज को हटाना, ठीक है, रेपेल करना। अनॉयड मीन्स होता है परेशान, है ना, परेशान करना है किसी को, अरे ये बच्चा तो बड़ा अनोइंग है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, अनॉय करता है, ओके। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज अट्रैक्टिव। Next is find the word which can be replaced for the given sentence. A person in charge of a museum, ठीक है, एक पर्सन जो कि म्यूजियम का इंचार्ज हो। कहाँ चला गया भाई? हाँ जी, देखिए जिम्नास्ट पहला है आपका आंसर, सॉरी ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है आपके लिए ए, दैट इज जिम्नास्ट, राइट। अब देखिए जिम्नास्ट कौन होता है? जो जिम्नास्टिक करता है। अभी हम पूछ क्या रहे हैं? अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, एक पर्सन जो कि इंचार्ज हो, कहाँ का? म्यूजियम का चार्ज, ठीक है, जिसके पास पूरा चार्ज हो म्यूजियम का, राइट। कैलीग्राफिस्ट वो होता है जो कि कैलीग्राफ बनाता है, राइटिंग लिखता है, बहुत अच्छी राइटिंग बनाता है, वो कैलीग्राफिस्ट होता है, ठीक है। जॉकी आपको जॉकी का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताऊंगी आफ्टर जिम्नास्ट। जिम्नास्ट जो भी जिम्नास्टिक करता है, जो पहलवान होते हैं उनको हम जिम्नास्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉकी? जॉकी का क्या मतलब होता है? आप मुझे बताएंगे कि जॉकी की क्या मीनिंग होती है। तब तक के मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आपका क्यूरेटर। क्यूरेटर वो व्यक्ति होता है जो कि एक आप कह सकते हैं जो कि म्यूजियम का पूरा ध्यान रखता है, ठीक है।
बहुत सारे क्यूरेटर्स होते हैं। आपने पिच क्यूरेटर के बारे में भी सुना होगा, जो कि क्रिकेट मैच में जो क्यूरेटर्स होते हैं, पिच क्यूरेटर्स पिच का ध्यान रखते हैं, पिच को कैसे मेंटेन करना है, कितना पानी देना है, उसकी घास जो ग्रास है वो लेवल में कटी है कि नहीं कटी है ना, कितना हार्ड सरफेस है, कितना जो है सरफेस कैसा है, ये सब क्यूरेटर करता है। तो उसके जिम्मे में जो पिच की जो जिम्मेदारी होती है वो पिच क्यूरेटर की होती है। ऐसी म्यूजियम की जिम्मेदारी जो होती है वो क्यूरेटर की होती है। यानी जो भी इंचार्ज होता है वो क्यूरेटर होता है ना, म्यूजियम का इंचार्ज क्यूरेटर होता है। जॉकी आपको पता है एक ब्रांड है जॉकी, है ना, उसके अलावा क्या है वो आप मुझे लाइव क्लास में बताएंगे, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। डैश बुक विच आई वांट इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, इसको जरा देखते हैं। fill in the blanks with the correct article. Dash book which I want is not available. Dash book which I want is not available. यानी ये बुक, वो बुक जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। वो स्पेसिफिक बुक जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स द आएगा यहाँ पे, और तो कोई भी एन आएगा नहीं, क्योंकि बुक है यहाँ पे। आपके पास कोई भी एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि या तो वॉवल हो या वॉवल का साउंड देता हो, वॉवल साउंड हो जिसका, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया है, जिसका वॉवल का साउंड हो, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं हम द की। तो द आपको पता है, द स्पेसिफिक, जब भी कोई चीज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल अपना लगाते हैं, क्योंकि हम डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं, डेफिनेट थिंग की बात कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा द। नो, ये सारे आपके ऑप्शन जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन अ थॉर्न इन द फ्लैश इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अच्छा जी, चलिए देखेंगे। देखिए, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे 100 ईडियम पूछे जाए तो आप 100 के 100 रट्टाफिकेशन करके जाए और रोट मेथड से आप उनका आंसर दें, या आपको 100 में से 100 ही ईडियम आते हो। ईडियम और फ्रेजेस और आपकी सेइंग्स, ये तीन ऐसे आपके ऐसे जॉनर है, या आप कह सकते हैं कि ये ऐसे आपके तीन सेगमेंट्स हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि हमें पूरा 100% आता ही हो। तो हमें एक स्मार्ट वर्क से काम करना चाहिए। स्मार्ट वर्क यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो हमें सेंटेंस दिया जाता है बस आप इसको 10 बार पढ़ लीजिए और इसकी मीनिंग को मेक आउट करने की कोशिश करिए कि इससे क्या मीनिंग निकल के आ रही है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, जॉन वॉज अ थॉर्न इन माई फ्लैश फॉर ईयर्स बिफोर आई फाइनली गॉट रिड ऑफ हिम। गॉट रिड ऑफ हिम का क्या मतलब है कि जब मुझे उससे छुटकारा मिला, है ना, तो मुझे उससे छुटकारा मिलने से पहले जॉन वॉज अ थॉर्न इन माई फ्लैश फॉर ईयर्स। आपने वो हिंदी का एक कहावत सुना होगा कि मेरे रास्ते का कांटा है वो, है ना, हम कहते हैं ना कि अरे मेरी उपलब्धि के बीच का कांटा है वो, अरे वो तो मेरे सक्सेस के बीच का कांटा है ना। हम जब भी कहते हैं कि वो मेरे रास्ते का कांटा है, बिल्कुल सेम रेफरेंस इसका भी है, थॉर्न इन माय फ्लैश। इसका क्या मतलब है कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, जो बहुत बार आपको परेशान करे, है ना, हमेशा आपको कंटिन्यूअसली परेशान करते रहे, या आपको अपने टारगेट तक की आपको अपने टारगेट्स को अचीव ना करने दे, उसमें मुश्किलें पैदा करे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, ठीक है? तो चलिए आंसर फाइंड आउट करते हैं। फिजिकल इंजरी, नन ऑफ द अबव, अ कॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअल ट्रबल या अनकंफर्टेबल पोर्शन। देखिए, अगर कंफर्टेबल पोजीशन होती तो मैंने ये नहीं कहा होता कि आई फाइनली गेट रिड ऑफ इट। जब मुझे आखिर में, जब मुझे फाइनली का मतलब होता है कि आखिरकार जब मुझे उससे छुटकारा मिला, उससे मैं फुर्सत पा गया, है ना। बिफोर आई फाइनली गॉट रिड ऑफ हिम, फाइनली एट लास्ट मुझे उससे छुटकारा मिला, उससे पहले ही वॉज अ थॉर्न इन माई फ्लैश फॉर ईयर्स। वो सालों के सालों, मतलब बहुत ज्यादा साल तक के, है ना, ईयर्स तक, सालों तक वो मेरे रास्ते का कांटा बना रहा, वो जो है थॉर्न बना रहा, मेरे फ्लैश का, मेरे मांस का कांटा बना रहा, ठीक है, मेरे रास्ते का कांटा बना रहा। दैट मीन्स अ कॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअल ट्रबल, यानी जो हमेशा मुसीबतें पैदा करता रहा मेरे लिए। सो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
Next is question number 14. 4 words are given out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word. Supercilious, 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 supercilious. कौन सा स्पेलिंग आपने लिखा था? आई डोंट नो. मैं आपको बता देती हूँ उसकी राइट स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है. देखिए, ओके, इसमें क्या है? CILLIUS. यूएस वाला तो है नहीं, है ना? यूएस वाले है ही नहीं. OUS वाले होंगे. अब इन दोनों में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा है. सुपर, ओके, ये देखिए यहाँ पे ई लगा हुआ है तो ई तो आएगा नहीं. CILIOUS. बी वाला आपका ऑप्शन सही है. ठीक है, ये स्पेलिंग सही है आपकी. सुपरसिलियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा अभिमान होता है, जो बहुत ज्यादा घमंडी टाइप का होता है. प्राउडी आप कह सकते हैं, है ना? प्राउडी होता है, बहुत ज्यादा अभिमान से भरा हुआ, घमंडी टाइप्स, है ना? उसको हम कहते हैं सुपरसिलियस. चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्शंस है आपके लिए. आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट conjunction to fill in the blank given in the sentence. ठीक है, हमको एक appropriate conjunction find out करना है. Her confidence Cindy was uncertain what to do next. अच्छा, because of her confidence Cindy was uncertain what to do next. देखिए, because of तो हम तब लिखते हैं जब इसका reason आपको पहले पार्ट में दिया होता, तो because of तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होती तो वो अनसर्टेन नहीं होती, फिर वो सर्टेन होती. ठीक है, इवन हर कॉन्फिडेंस, इवन भी नहीं आएगा क्योंकि इवन भी आपका अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं दे रहा है. वाइल हर कॉन्फिडेंस, ये भी नहीं आएगा. सो यू आर रेस्ट विद ओनली वन ऑप्शन. एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, डेस्पाइट. डेस्पाइट हम जब भी यूज करते हैं तो ये हमेशा कंट्रास्टिंग नेचर को शो करता है. कंट्रास्टिंग सेंटेंस आपका बनता है, यानी कि डेस्पाइट हर कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, यानी वो कॉन्फिडेंट थी, उसके बावजूद Cindy was uncertain what to do next. कॉन्फिडेंस होने के बावजूद वो बिल्कुल अनसर्टेन थी कि अब आगे क्या करना है, what to do next. ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद स्टिल वो अनसर्टेन थी. उसमें सर्टेनिटी नहीं थी कि आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्टेप आगे लेना है. सो यहाँ पर आएगा आपका डिस्पाइट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है. Out of the given 4 sentences, choose the correct, choose the one which is grammatically correct. Okay. He has forgave me for all my mistakes. He has forgiven me for all my mistakes. He have. देखिए, ही हैव वाला तो आप पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए. इसमें तो आपको कोई भी, ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे. ही के साथ हम हैव लगा ही नहीं सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हैव तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट लेगा ना साथ में. प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए हैव को लगाने के लिए. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आई है, बहुत बार मैं क्लास में बता चुकी हूँ, और हर रोज ही आपका एक ना एक बार ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है जहां पे मैं आपको बताती रहती हूँ. ठीक है, सो हैज वाला ही आपका सही होगा. अब देखिए, यहाँ पे है he has forgiven me for all my mistakes. so फर्स्ट है he has forgave me for all my mistakes. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है forgive का. ठीक है, और थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है बी पार्ट में forgive का. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हम पहले सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है. राइट, सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? forgiven. राइट, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी will be the right option. ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, क्यों हुआ? पता चला, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इसलिए. Coming to 17th question. 17th question है, choose the part of the sentence that contains an error. If the sentence has no error, choose option D. He is enough tall to be selected as sub inspector in Delhi police, या no error. देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है he is enough tall to be selected as sub inspector. आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया था और वहां पर मैंने आपको बताया था ये जो इनफ है, ये इनफ क्या है? ये इनफ है एडवर्ब, और एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव की
जो प्रीपोजिशन की, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे होना चाहिए था ही इज टॉल इनफ। ठीक है, ये इनफ टॉल के बाद आना चाहिए था, टॉल की विशेषता बताते हुए। अरे अरे, एक क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 89, choose the most appropriate phrase among the following among the 5 options that makes the sentence contextually meaningful। अच्छा जी, 5 यहाँ तो 4 ही दिए हुए हैं, मे बी यहाँ पे एक ऑप्शन कहीं ये आपका 5 गलती से लिख गया हो। ठीक है, सो 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे एक करेक्ट जो अप्रोप्रिएट फ्रेज है उसको यूज करना है। तो पहले हमें तो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। Jet needs to urgently dash its cost strategy as it does not have enough funds to continue operation for more than 2 months। ठीक है, पहला ऑप्शन है वर्कआउट, दूसरा है वार्म अप, तीसरा है वेकअप, चौथा है टर्न डाउन। ओके, देखिए, किसी को टर्न डाउन करने का मतलब है किसी को मना करना या रिजेक्ट करना। ठीक है, टर्न डाउन। वेकअप मतलब है उठाना, है ना? अगर मैंने आपकी मम्मी ने या हम सबके पेरेंट्स अभी सुबह उठाते हैं, राइट, और डांट के उठाते हैं, अरे पढ़ लो कुछ, राइट। सो वेकअप उठाना, जगाना, है ना? वार्म अप करना, यानी आपने देखा होगा एक्सरसाइजेज में पहले हम वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हीट करते हैं, या आप कह सकते हैं अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज होती है वार्म अप, है ना? वर्कआउट, जो हमारे पास देख रहे हैं आप यहाँ पे जो सेंटेंस था, जेट नीड्स टू अर्जेंटली, जो जेट है उसको अर्जेंटली तुरंत काम करना है। इट्स कॉस्ट स्ट्रैटेजी, यानी कि अपनी कॉस्ट स्ट्रैटेजी पे तुरंत काम करना है, क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं है, उसके पास फंड नहीं है उस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए फॉर मोर देन 2 months, यानी 2 महीने से ज्यादा उस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, उस ऑपरेशन को जारी रखने के लिए उसके पास फंड्स नहीं है। इसका मतलब ये है जेट्स नीड्स टू अर्जेंटली वर्कआउट, यानी काम करने की जरूरत है किस पर? कॉस्ट स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, अ मेजर जनरल इज फ्रॉम अ ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी, ऑफ अ ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी, इनटू अ ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी, अबव अ ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी। देखिए, यहाँ पे 2 पोस्ट की बात की जा रही है, 2 पद की बात की जा रही है, एक मेजर जनरल की बात कर रहे हैं और एक ब्रिगेडियर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा सेंस इससे निकाल सकते हैं कि जो मेजर जनरल की पदवी है या पद है वो ब्रिगेडियर से ऊंचा पद होता है, तो यहाँ पे अबव आएगा। ठीक है, अबव ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज और कोई भी आपका सूटेबल नहीं है, कोई भी आपका अप्रोप्रिएट नहीं है एक्सेप्ट डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। ठीक है, अब आपको एक करेक्ट एडवर्ब फिल करना है। चलिए पढ़ लेते हैं। आई रेयरली गो देयर मीन्स, मैं वहां बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जाती हूँ। आई रेयरली गो देयर मीन्स आई डू नॉट डैश गो देयर, आई डू नॉट डैश गो देयर। अब हमें देखना पड़ेगा, आई डू नॉट समटाइम्स गो देयर। समटाइम्स का मतलब होता है जब हम कभी कभी कहीं जा रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार और जल्दी जल्दी जाना, हार्डली यानी कभी कभार जाना, और नेवर मतलब कभी नहीं जाना। तो क्योंकि यहाँ पे डू नॉट यूज किया गया है, तो डू नॉट के साथ कोई पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर आएगी, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आना चाहिए क्या? फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? फ्रीक्वेंटली। आई डू नॉट फ्रीक्वेंटली गो देयर, मैं वहां पे बहुत जल्दी जल्दी या बार बार नहीं जाता हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, fill in the blanks with the correct preposition. My mother bought many loaves dash bread from the bakery. अच्छा, my mother bought many loaves dash bread from the bakery. तो loaves किसके होते हैं? ब्रेड के जो पीसेस होते हैं। अगर हम ब्रेड में भी सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे, या हम पीसेस की बात करते हैं अगर ब्रेड के, तो उसको हम कहते हैं loaves, है ना? तो loaves of bread आएगा यहाँ पे, loaves of bread। तो from भी गलत, on भी गलत, by भी गलत, सही क्या होगा? of।
तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ओके जी, आर्टिकल आ चुका है फिर से। शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प डैश डिसेबल्ड। ओके, देखिए डिसेबल्ड की बात की जा रही है और मैंने आपको सेशन में भी बताया है और मैंने आपको जो हमारी पेड ग्रुप है, पेड क्लासेस है हमारी, वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल पढ़ाया है और एक एक चीज, एक एक रूल आपको क्लियर किया और मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हम एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो द पुअर का मतलब है पूरी पुअर की कम्युनिटी, पूरा समुदाय पुअर का। ठीक है, द रिच का मतलब है कि पूरी जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उन सबकी कम्युनिटी यानी उनका पूरा समुदाय। तो यहाँ पे द लगाएंगे, है ना, द लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं, यानी जितने भी लोग डिसेबल्ड है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। Next is question number 23. Directions out of the given option, choose the most appropriate one to fill in the blanks. You dash switch off the light when you leave the room. यानी जब भी तुम लीव करो रूम, जब भी तुम रूम को छोड़ो या रूम से हट जाओ, ठीक है, जब भी तुम रूम को लीव करो, रूम से जाओ, तब तुम्हें क्या करना चाहिए, तब तुम्हें लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए, यानी स्विच ऑफ कर देना चाहिए, लाइट्स को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, O2 तब आता है अगर यहाँ पे हैव नहीं होता तो O2 आ सकता था। शुड हैव नहीं आएगा, हैव जबरदस्ती यहाँ पे लगाया गया है, मे हैव तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। शुड इज द राइट आंसर। यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। ये आपको पता चल रहा है, ये आपको एडवाइस दी जा रही है ना, कि तुमको हमेशा जब भी रूम को छोड़ना चाहिए, आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए लाइट्स को, आपको फैन का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, फैन को, लाइट को, और जब भी आप रूम से निकले तो आपको ये सारी बेसिक से मैनर्स हैं जो आप में होने चाहिए। तो आपको एडवाइस क्या दी जा रही है कि जब भी रूम से निकलो, पंखा बंद और लाइट बंद हो जाना चाहिए, है ना, चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग शुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Directions in the given sentence, there might be an error. Find out which part of the sentence has an error. ठीक है, have an error. Okay. Find out which part of the sentence has an error. If there is no error, mark your answer as D. That is no error. Okay. Robert is the shortest boy in his school. No error. Robert is the shortest boy in his school. भाई इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है, क्योंकि रॉबर्ट की बात की जा रही है, द शॉर्टेस्ट बॉय, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, बिल्कुल सही है। इन स्कूल, ये भी सही है, नो एरर का क्वेश्चन है भाई ये। ऑप्शन नंबर डी यानी आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन डी को देखते हुए 4 को आंसर कर दिया होगा, उनका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये रहा आपका नो एरर, और ये डी ऑप्शन आपके थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, सो आपका डी पार्ट सही है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर. फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर. Recently, I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. या no error. मैंने आपको नाउन चैप्टर जब पढ़ा है तो मैंने एक एक चीज आपको बहुत क्लियरली बताया है, राइट। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होती है क्या, सीनरी, है ना, सीनरी। तो यहाँ पे ये सीनरीज ना होके अगर सीनरी होता तो ये बिल्कुल सही होता, राइट। सो सीनरी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी आपका ये थर्ड पार्ट में एरर है, सी ऑप्शन में एरर है। ठीक है, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड सीनरी टू बी breathtaking. मैंने जो भी सीनरी देखी वो बिल्कुल breathtaking थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. In the given sentence there might be an error. Find out which part of the sentence has an error. She has bought a dozen of copies of English grammar books. या नो एरर। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप सभी को थोड़ा सा डाउट हुआ होगा,
है ना, डाउट हुआ होगा कि क्या होना चाहिए, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो डजन्स भी नहीं लिखा है, तो कैसे हम इसमें गलती क्या मिस्टेक है या क्या एरर फाइंड आउट करें। तो देखिए मैं आपको जो एरर है यहाँ पे वो बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा एरर था, शायद बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हो, ठीक है। जहां तक मेरा, जब मैं ये क्वेश्चन दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग में से काफी लोग ये हो सकता है गलत करें, ठीक है। अगर आपने सही किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए। She has bought a dozen of copies लिखा हुआ है, dozen of copies, dozen का copies, है ना, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा a dozen copies, a dozen copies होगा, ठीक है। ऑफ यहाँ से आप क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी आपके ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे क्या थी, मिस्टेक थी। इज दैट क्लियर, ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया। अ डजन कॉपीज अगर ये होता, शी हैज बॉट अ डजन कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की डजन कॉपीज लेकर आई वो, शी हैज बॉट यानी खरीद कर लाई, है ना, तो ये सही होता। डजन ऑफ कॉपीज यहाँ पे गलत है, सो ऑफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा में लगा दिया गया था, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट है आपका fill in the blanks. He doesn't understand it yet means the negative action of not understanding dash continues. See, यहाँ पे आपको fill in the blanks दिया गया है और आपको यूज करना था या तो never, however, somehow या still, ठीक है। जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो क्या दिया है, he doesn't understand it yet, वो अभी तक के नहीं समझा, ठीक है, वो अब तक नहीं समझा, he doesn't understand it yet, वो ये अब तक के नहीं समझा। अब आगे दिया जा रहा है, इट मीन्स द निगेटिव एक्शन ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये जो नेगेटिव एक्शन है ना समझने का, वो अभी तक के बरकरार है, स्टिल कंटिन्यूज आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेवर कंटिन्यूज आता तो ये गलत हो जाता, नेवर कंटिन्यूज आता तो नेगेटिव बन जाता, however continues ये कुछ बन नहीं रहा है, appropriate नहीं लग रहा है, somehow continues यानी the action, negative action of not understanding somehow continues, यानी कैसे भी continue रहा, कैसे भी continue रहा, इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि वो अभी तक के नहीं समझा, यानी ये जो नेगेटिव एक्शन है ना समझने का, वो अभी तक के बरकरार है, उसकी ना समझने का, इस टॉपिक को ना समझने का या उसकी ना समझना अभी तक के बरकरार है। सो नॉट अंडरस्टैंडिंग स्टिल कंटिन्यूज आ जाएगा यहाँ पे, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, डायरेक्शंस फाइंड द वर्ड व्हिच कैन बी, ये मुझे बहुत ज्यादा छोटा सा यहाँ से दिख रहा है और मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिख रहा है, लेट मी फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वर्ड व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। A place for luggage at railway station, am I right? Okay, option number 1 that is boutique, option number 2 is cloakroom, option number C is dormitory and option number D is crash, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी बच्चों ने पूछा था कि मैम ये क्वेश्चंस क्या है, और काफी बच्चों ने ये भी कहा था कि मैम एक ईडियम वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया था, और उन्होंने कहा था कि मैम कुछ क्वेश्चंस अलग थे, तो उनका भी आंसर बता दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुटीक की। तो देखिए बुटीक क्या होता है, जहां पे भी जो भी एक ऐसी शॉप, एक कोई भी ऐसी दुकान या ऐसी शॉप जहाँ पे फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज खरीदी जा रही हो, बेची जा रही हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं बुटीक। जनरली ये वुमेन से रिलेटेड होता है, लेडीज से रिलेटेड होता है, क्योंकि लेडीज की जितने फैशनेबल क्लोथिंग होती है, उनके एसेट्स होते हैं जहां पर मिलते हैं, उनको हम कहते हैं बुटीक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लॉक रूम। क्लॉक रूम वो रूम आपने लगेज सॉरी आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं क्लॉक रूम के, जहाँ पे लगेज रखा जाता है,
वो आप कहते हैं क्लॉक रूम, ठीक है। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो एक हाँ जी, बिल्कुल। जो बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो एक साथ कहीं पर रह रहे होते हैं, ठीक है? सो आपके डॉर्मेट्री यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई होटल ले लिया है और होटल ले लिया है और होटल के उस होटल आप बेसिकली होटल नहीं कह सकते इसको, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहें और उन लोगों के खाने-पीने का बंदोबस्त किया जाए। आप एक तरीके से हॉस्टल इसको कह सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हों, पीजी कह सकते हैं आप, है ना? जहाँ पे पेइंग गेस्ट जो जहाँ पे आप लोग रहते हैं, राइट? कि वहाँ पे खाने-पीने का बंदोबस्त रहता है और आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी होते हैं। तो बेसिकली आप हॉस्टल कह सकते हैं इसको, डॉर्मेट्री हो गया, है ना? चलिए, अब आते हैं किस पर? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट अ मिनट, मेरे पेन को क्या हो गया? हाँ जी, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अ प्लेस फॉर लगेज, एक मिनट, लेट मी इरेज इट। हाँ जी, चलिए, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, ठीक है? रेलवे स्टेशन पे जो सामान रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वो ऐसी जगह जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सामान रखा जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं? तो क्लॉक रूम कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बुटीक जहाँ पे हम फैशनेबल जो भी लेडीज से रिलेटेड जो भी फैशन के सामान आपको मिलते हैं वो बुटीक होता है। हमने बहुत ज्यादा बुटीक्स देखे होंगे जहाँ पे सारी आपकी एसेसरीज मिलती है, एसेट्स मिलते हैं, वो ज्वेलरीज वगैरह मिलती हैं, फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है? वो सारा आपका बुटीक हो गया। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री मैंने आपको बता दिया जहाँ पे आपके खाने-पीने, रहने की व्यवस्था हो, हॉस्टल टाइप आप कह सकते हैं, वो आपका डॉर्मेट्री हो गया। अच्छा, क्रैश, क्रैश आपने एक मूवीज में देखा होगा, क्योंकि अभी तो हम काफ़ी छोटे हैं, तो हम लोग वहाँ तक गए नहीं होंगे, क्रैश में आप लोग नहीं गए होंगे। मैं तो ख़ैर मैंने देखा है क्रैश कैसा होता है। आप लोगों ने टीवीज़ में देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा। क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है सीरियल्स में जो एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि किसी का बेबी कोई उठा के ले जाता है। तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा रूम होता है हॉस्पिटल में जहाँ पे बहुत सारे बेबीज़ रखे होते हैं। है ना? इन्फेंट्स रखे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ बहुत एकदम जैसे-जैसे पैदा होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़, इन्फेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं नवजात शिशु। जब वो नवजात शिशु आते हैं तो उनको रखा होता है अपार्टमेंट्स में, ग्लास के अपार्टमेंट्स बना-बना के रखे होते हैं ना, ऐसा ऐसे अपार्टमेंट्स बने होते हैं और यहाँ पे बेबीज़ रखे होते हैं, राइट? इन्हीं को कहते हैं क्या? क्रैश, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है? इसका ये वर्ड कौन-सा है आपका? डेरोगेटरी शब्द है आपके लिए, ठीक है? डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी का अपमान करना या कोई स्थिति या कोई सिचुएशन जो कि बड़ी अपमान जनक हो, ठीक है? कोई अपमाननीय कोई ऐसा कुछ हो, इंसल्टिंग हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग सिचुएशन हो, तो वो आपकी डेरोगेटरी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे इंसल्टिंग भी एक आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। सो इंसल्टिंग डेरोगेटरी का सिनोनिम हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। डेप्रिशिएटिंग भी आपका सिनोनिम हो जाएगा किसका? डेरोगेटिव का। किसी को अप्रिशिएट करने का क्या मतलब है कि किसी की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, अरे वाह! क्या काम किया है तुमने, अप्रिशिएट करना। किसी को डिप्रिशिएट करना मतलब क्या काम किया है तुम लोगों ने, है ना? इतना गंदा काम किया है, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसा काम करके दिखाया है, आप लोगों ने ऐसे नंबर लेकर आए हैं आप लोग, कितना डिप्रिशिएटिंग, यानी डिप्रिशिएट करना मतलब अपमानित करना, इंसल्ट करना, ठीक है? आपके बारे में बुरा-बुरा कहना, ठीक है? आपको जब एप्रिसिएशन मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो कितने खुश होते हैं। डिप्रिशिएटिंग का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो अप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है? और अप्रिसिएशन का ही सिनोनिम होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। आपने सुना होगा कि मेरे बारे में काफ़ी मैंने अपने बारे में कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट सुने हैं। अरे! मैं क्या लिख दूँ? अ
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट सुने हैं, कमेंट्स, यानी मैंने अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटिंग बातें सुनी है, मेरे बारे में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट सुने हैं, मतलब मेरी किसी ने तारीफ की है, मुझे किसी ने प्रेज किया है, मेरी तारीफ की है, मुझे अप्रिशिएट किया है, ठीक है। सो मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरी तारीफ की है, मुझे प्रेज किया है, मेरे एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट्स किए हैं, इसका मतलब क्या, डेरोगेटरी का ऑपोजिट हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का, और इसके बाद मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए थे, बट दो आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस पे बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सोचा मैंने क्या सोचा, हम सब ने सोचा कि आपको हर एक सेक्शन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दें, ठीक है, कि ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि ये जो है टेस्ट तो लिया गया बट हमें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमें सॉल्यूशंस पता नहीं चले, है ना। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंडेलिबल। इंडेलिबल का क्या मतलब है? देखिए, हमें इसका सिनोनिम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब कि हमें सिमिलर मीनिंग वाला शब्द ढूंढना है ना। इलीगल का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी, ये तो आपको पता ही है। इलेजिबल का क्या मतलब होता है? इनइरेजेबल का क्या मतलब होता है? और इनइफेक्टिव का क्या मतलब होता है? हम धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इलीगल की, तो इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी, ये आपको पता चल चुका है। इलेजिबल की अगर हम बात करें और इनइफेक्टिव की बात करें और इनइरेजेबल की बात करें, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा या समझा होगा या सुना होगा कि उसने अपने भाषण से एक अमिट छाप छोड़ दी। अमिट छाप यानी ऐसी छाप जो कि मिट ना सके, है ना, अमिट। या आप इसको ऐसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो हम इमॉर्टल कह सकते हैं, इमॉर्टल, राइट। क्या कह सकते हैं? इमॉर्टल कह सकते हैं, जो बिल्कुल जिसका अस्तित्व जो बिल्कुल इमॉर्टल है, यानी कि जैसे कि हमारे जो भगवान है वो बिल्कुल इमॉर्टल है ना। हम कहते हैं उनको कोई मार नहीं सकता, वो अमिट है बिल्कुल, ठीक है, आजीवन हमेशा ही वो जीवित रहेंगे, ठीक है, वो कभी भी मर नहीं सकते, है ना। वो बिल्कुल अमर है, अमिट, अमर, ये सारे क्या है? इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब ही होता है आपका क्या? इमॉर्टल मतलब होता है, ये जो अमिट आप सुन रहे हैं यही होता है आपका क्या? ये होता है आपका इंडेलिबल। इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है वो जिसको मिटाया ना जा सके, वो जो इमॉर्टल हो, जिसको मिटाया ना जा सके, जो इरेज नहीं किया जा सके, है ना, जो इनइरेजेबल हो, जो इमॉर्टल हो, जो अमिट हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इंडेलिबल, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनइरेजेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनइरेजेबल। इनइफेक्टिव मतलब, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, इनइफेक्टिव का मतलब अप्रभावशाली, जो जिसका कोई प्रभाव ना हो, ठीक है। अब बचा आपके पास इलिजिबल। ये एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये वर्ड मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। सो अगर आपने यहाँ पे अगर ये गलत किया है तो फिर मुझे लगता है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इलेजिबल का मतलब होता है जो भी बात अस्पष्ट हो, जो भी चीज अस्पष्ट हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं अनक्लियर हो, अनक्लियर हो। जस्ट अ मिनट, क्या है, एक मिनट, मैं पहले स्क्रीन को रब कर दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया, 30th क्वेश्चन जो है आपका इंडेलिबल का आपसे पूछा गया था सिनोनिम, और मैंने आपको बताया इंडेलिबल का मतलब क्या होता है, जो अमिट हो, यानी कि जिसको कोई मिटा ना सके, ठीक है, जो बिल्कुल इमॉर्टल हो, है ना, जिसको कोई भी मिटा ना सके, जिसकी मृत्यु ना की जा सके, जो बिल्कुल एक तरीके से जो अनंत हो, है ना, जो इमॉर्टल हो। जैसे हम कहते हैं कि भगवान जो है वो इमॉर्टल है, तो क्या है, इंडेलिबल है। और इंडेलिबल की मीनिंग किससे रिजेंबल करती है, इनइरेजेबल से, यानी जिसको मिटाया ना जा सके, जो अमिट हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। इनइफेक्टिव का क्या मतलब है, जो भी प्रभावशाली ना हो, अप्रभावशाली हो, वो इनइफेक्टिव है। जिसका कोई प्रभाव ही ना पड़े, वो इनइफेक्टिव है, ठीक है। जो किसी पर प्रभाव ना डाल सके, वो इनइफेक्टिव है। अच्छा, एलिजिबल जो है वो एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलिजिबल नहीं है ये आपका, एक मिनट, अगर आपसे कहा जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है, या आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबल का मतलब है आप योग्य हैं कि नहीं है, ठीक है, आप योग्य हैं कि नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो उस एग्जाम में बैठ सकते हैं, नहीं है तो आप वो एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे इलेजिबल है, इलेजिबल का मतलब होता है जो भी चीज अनक्लियर हो, स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, जो भी चीज स्पष्ट ही ना हो, अस्पष्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका इंडेलिजिबल, सॉरी इलिजिबल, ठीक है। और इंडेलिबल क्या हो गया, इंडेलिबल आपके वो हो गए जहां पे कोई भी चीज जिसको हम मिटा ना सके, इमॉर्टल हो, वो आपकी इंडेलिबल। तो ये दोनों ही वर्ड आपके बहुत ज्यादा बोलने में सिमिलर लगते हैं, इसलिए इनकी मीनिंग्स को भी बहुत आराम से पढ़िएगा, ठीक है। इलीगल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इलीगल का मतलब होता है जो लीगल ना हो, यानी जो कानूनी ना हो, कानूनी तौर पर वो उसको एक्सेप्ट ना किया जा सके, वो गैर कानूनी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलीगल, ठीक है। सो इलीगल हो गया गैर कानूनी, इलिजिबल हो गया अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है। इनइरेजेबल हो गया जो जिसको मिटाया ना जा सके, जिसका जिसको नाश ना किया जा सके, जो बिल्कुल जिसको नष्ट ना किया जा सके, जिसको मारा ना जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, जो इमॉर्टल हो, ठीक है। जैसे भगवान हमारे लिए इमॉर्टल है, ठीक है, वो उनका जीवन और मरण का कोई भी सीन नहीं है, वो हमेशा ही अजर हम कहते हैं ना, अजर अमर रहना, अमिट रहना, है ना, तो वो इमॉर्टल है, अमर रहना, ठीक है। और इनइरेजेबल हो गया, वही सेम है आपका, इनइफेक्टिव भी हो गया। सो यहाँ पे मैंने आपको सारे आंसर्स बिल्कुल क्लियरली आपको एक एक आंसर बता, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है। चलिए फिर यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं, और जस्ट अ मिनट, ओके देन, चलिए सेशन को एंड करते हैं। यहाँ पे आपका सोल्यूशन का पूरा हो चुका है ना 30, हाँ जी बिल्कुल। और इसके नीचे मैंने आपको सोल्यूशंस के पूरे आंसर्स भी बता दिए थे, कुछ मैंने आपको हिंट भी दे दिया था, कुछ के तो आंसर्स भी लिखे थे, और कुछ के मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था। बट स्टिल आई होप कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने आपसे एक मीनिंग पूछी थी सेशन के दौरान में ही, जॉकी की मीनिंग क्या होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जॉकी एक ब्रांड भी है। उसके साथ साथ जॉकी का मतलब बहुत सारे रेफरेंस में भी यूज किया जा सकता है, जैसे किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करना, ठीक है, किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना, डिसीव करना, चीट करना, ठीक है, एक तरीके से किसी को ठगना, है ना, ये भी आपका एक मीनिंग होता है जॉकी का। सो ये सारे आपके मीनिंग्स होते हैं जॉकी के। सो मैंने क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है, तो मैं आपके आंसर तो मुझे मिल नहीं सकते, सो मैंने सोचा आपको बता दें, वरना ये भी आपके लिए एक डाउट रह जाएगा, और आप फिर कहेंगे मैम ने ये वाला तो बताया, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा सोल्यूशन अच्छे से मिल गया, और आपका कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही आप अपने एफर्ट्स लगाते रहिए। हो सकता है कि आपका इस टेस्ट में कम नंबर आए हो, या आपको कोई कोई चीजें ना समझ में आ रही हो। आई होप कि इस सोल्यूशन से आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो अपना काम करते रहिए, और इसी तरह मेहनत करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप गोइंग, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये बात, टेक केयर, थैंक यू सो मच।